अस्सलाम वालेकुम क्लास, हेलो। आवाज आ रही है? ओके, आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। इसके मैं आपको थोड़ा सा कोड लेवल पे भी इसको चला के दिखा दूंगी। बेसिकली इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाई वी यूज डिस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज इट्स यूजेज। बेसिकली जैसे हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा कि हम क्लास का अगर जब कंस्ट्रक्टर हम पढ़ रहे थे व्हेन वी क्रिएटिंग अ क्लास, और जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अगर क्लास के अंदर हमने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिटली का मतलब है आपने खुद से कोड नहीं भी किया हो, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। वो जो हम क्लास, लेट्स से क्लास मेरे पास पर्सन की है, तो मैं जैसे पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन प्लेस करती हूँ, तो वो जो न्यू पर्सन पे जो पर्सन है वो क्या है, वो उसकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग है, जो कि आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे खुद से जो है वो इम्प्लिसिटली आपका जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज हो रहा होता है। सिमिलरली वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर। सो व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज होता है, डिस्ट्रक्टर इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का पर्पज ये है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका स्कोप मेमोरी से जैसे ही खत्म हो जाता है, मीन्स उसका अब फर्दर यूजेज नहीं होता आपके प्रोग्राम में, तो क्या करता है आपका डिस्ट्रक्टर बैक एंड पे, जैसे आपके पास एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है, चाहे आप खुद से कंस्ट्रक्टर बनाए या ना बनाए, बैक एंड पे कंपाइलर खुद से रन करता है। इसी तरह यहाँ पे भी जो हमारे पास कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर का मेथड आपका हमारे पास यूजुअली कॉल कर रहा होता है, उसको मेथड इसलिए कह रहे हैं विच इज यूज फॉर, जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप जाता है। आउट ऑफ स्कोप मीन्स उसका फर्दर अब कोई लाइफ नहीं है, कोई जो है यूजेज नहीं है, उसकी लाइफ एंड हो गई या स्कोप एंड हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय का मतलब ये कि जो मेमोरी स्पेस एलोकेशन उस ऑब्जेक्ट को होती है, आपका गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो आपके उस ऑब्जेक्ट को फ्री करवा देता है उस मेमोरी स्पेस को, ताकि वो स्पेस नेक्स्ट कोई जब ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो उसके लिए अवेलेबल हो। सो बेसिकली डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रॉय करने का पर्पज ये एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं पता होता है कि कब डिस्ट्रॉय हुआ है कब नहीं हुआ। बैकएंड पे आपको कंपाइलर ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है, मीन्स अब जब वो ऑब्जेक्ट की फर्दर आपके प्रोग्राम में एग्जिस्टेंस नहीं होती है, यूजेज नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जाके क्या करता है, उसको मेमोरी से रिमूव कर देता है। दैट इज डिस्ट्रक्टर मेथड। हम मेथड को क्या कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रक्टर का जो है वो प्रोसीजर जो है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहें एक्सप्लिसिटली क्लास में ऐड करना डिस्ट्रक्टर मेथड, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आज तक हम नहीं करते आ रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी में रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट में वेरी फर्स्ट लेक्चर था, तो उसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव ये भी देखा था C# का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो ये है कि आपके पास बेस्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन। बेस्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन इज दैट कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर चीज मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई करती है। ठीक है, हवाओं में तो कुछ नहीं होता। जो चीज आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही उसी क्लास के लिए एक पूरी कॉपी बन जाती है उस ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी के हीप एरिया पे। ठीक है, अब जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम खत्म हुआ, यानी कि अब उस ऑब्जेक्ट की यूजेज नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो मेमोरी की स्पेस फ्री हो जाएगी। सो दैट इज डिस्ट्रक्टर। यानी कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रू कंस्ट्रक्टर, एंड डिस्ट्रक्टर इज यूज फॉर डिस्ट्रॉय दैट ऑब्जेक्ट। और ये बाय डिफॉल्ट अभी तक आज तक जो हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमने कभी भी कोई डिस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट नहीं करवाया। इट मीन्स के बैक एंड पे हमारा कंपाइलर खुद से ही ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, बेस्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए आपके ऑब्जेक्ट को रिमूव करवा रहे हैं मेमोरी से। और अगर आप एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहे हैं कि एक डिस्ट्रक्टर का मेथड मैं खुद एज अ प्रोग्रामर यूज करूं, सो यू कैन यूज एक्सप्लिसिटली आर डिस्ट्रक्टर मेथड एज वेल। कैसे यूज करते हैं? यूज एन आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ
टिल्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम। जो आपने जिस तरह कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास नेम के इक्वल होता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के इक्विवेलेंट ही होगा। और डिस्ट्रक्टर को आप कैसे शो करेंगे, ये एक टिल्ड का सिंबल यूज होगा और उसके बाद आगे क्लास का नेम जिसका आप डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट रिसीव पैरामीटर्स। डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई पैरामीटर जो है वो एज एन इनपुट नहीं लेंगे। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में देखा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो आपके पास डिफॉल्ट भी हो सकता है और पैरामीटराइज भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा होगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर तो ये है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उस क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उनको डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। और अगर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वो सारी वैल्यूज उस इंस्टेंस वेरिएबल के लिए स्टोर हो जाएंगी। डिस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी से उसको रिमूव कर रहा है, तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर के लिए कुछ पैरामीटर एज एन इनपुट लेना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए डिस्ट्रक्टर कभी भी जो है वो कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करेंगे एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। और इसी वजह से हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी नहीं कर सकते। A class can have at most one destructor, क्योंकि डिस्ट्रक्टर यूज ही जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, इसीलिए एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक डिस्ट्रक्टर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट अगर आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं। और अगर आप नहीं बना रहे तो बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर खुद से इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। सो अ क्लास कैन हैव एट मोस्ट वन डिस्ट्रक्टर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी डिस्ट्रक्टर ना हो। वो बैक एंड पे अगर आप नहीं यूज करेंगे, खुद से एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोग्रामर नहीं कोड करेंगे डिस्ट्रक्टर, तो बैक एंड पे जैसे ही ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम खत्म होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो कंपाइलर है वो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव कर देगा, ताकि वो मेमोरी जो है वो फर्दर नेक्स्ट आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय की क्लास है और इसमें मेरे पास एक फील्ड है, इंस्टेंस फील्ड इंट आईडी नंबर। ठीक है, इंट आईडी नंबर, और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो एक इंटीजर इनपुट ले रहा है। ठीक है, और इस इंटीजर इनपुट की बेसिस पे हम आईडी को सेट करवा रहे हैं और कंसोल पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जीरो क्रिएटेड, यानी कि आईडी नंबर के अगेंस्ट हम क्या दे रहे हैं कि ये हमारे पास जो आईडी हम पास कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उस आईडी के लिए। फिर यहाँ पे दैट इज द कोड फॉर डिस्ट्रक्टर, ये वाला कोड जो है ये डिस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरीके से, थ्रू आर टिल्ड सिंबल और उसके साथ क्लास का नेम, और फिर उसकी बॉडी के अंदर मैंने क्या दे दिया, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो आईडी नंबर क्रिएट हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। फिर हमने एक क्लास बनाई, उसमें जो हमारे पास ड्राइवर क्लास है उसको मैंने मेन मेथड के अंदर मैंने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करें, तो मैंने कहीं भी ये जो डिस्ट्रक्टर है इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले एम्प्लॉय ए वर्कर इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, दैट इज द कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 101, ये 101 यहाँ जाएगा कंस्ट्रक्टर में, एम्प्लॉय आईडी 101 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट ए वर्कर के लिए आईडी नंबर क्या सेट हो जाएगी 101, और प्रिंट हो जाएगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आईडी नंबर, यानी कि जो 101 पास हुआ है 101 क्रिएटेड। फिर मैंने जैसे ही एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय 202, यही आईडी किसको कॉल करेगी, कंस्ट्रक्टर को अगेन, और ऑब्जेक्ट अनदर वर्कर के लिए मेरे पास आईडी क्या सेट हो जाएगी 202, और मेरे पास क्या कॉल हो जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 202 क्रिएटेड। देखिए सेमीकोलन के बाद आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि ए वर्कर और अनदर वर्कर को मैंने अब आगे यूज नहीं किया। तो फिर ये क्या करेगा, इट मीन्स कि मेरे पास इन दोनों ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, यानी कि अब मेरे पास इनका फर्दर यूजेज नहीं है। सो जब फर्दर यूजेज नहीं है तो बैकएंड पे आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय, हालांकि आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे दिया है लेकिन आपने इसको कहीं कॉल नहीं किया, तो आपका कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और ये कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 202 destroyed and employee object 101 destroyed। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। डिस्ट्रक्टर मेथड, डिस्ट्रक्टर मेथड क्या है हमारे पास, डिस्ट्रक्टर मेथड्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज
आउट ऑफ स्कोप। डिस्ट्रक्टर का मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अगेन जिस तरह हम कह रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास स्पेशलाइज्ड मेथड है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास क्या है, एक मेथड की तरह काम कर रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट की जो है वो लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। यू कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल अ डिस्ट्रक्टर। आप कभी भी एक डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे प्रोग्राम में भी हमने कहीं ऑटोमेटिकली कॉल नहीं किया, ये बैकएंड पे खुद से कॉल हो रहा है। द लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। जो लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमेशा वही सबसे पहले डिस्ट्रॉयड होगा। यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है क्लास? इसको एक दफा मैं इम्प्लीमेंट भी करके बता देती हूँ। जी क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की, क्लास टेस्ट। ठीक है, और मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। पब्लिक टेस्ट, और मैंने इसको console.write line पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, जो मैं आईडी यहाँ पे दे रही हूँ वो मैं प्रिंट करवा देती हूँ। आई को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और इसी पे मैं डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल कर देती हूँ। डिस्ट्रक्टर मेथड कैसे कॉल होता है, आपके पास ये टिल्ड वाला सिंबल और उसके साथ क्लास का नेम। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। नाउ अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी टेस्ट, t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और इसमें वैल्यू पास कर दी लेट्स से 100। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट, t2 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा आवाज आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके साथ ही एक डिस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, अब ये डिस्ट्रक्टर क्या है, ये ऑटोमेटिकली जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल करेगा। अब ये कब कॉल करेगा, ये एज अ प्रोग्रामर हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं इसको देख लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, सिमिलरली वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर एज वेल। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी शार्प डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास एंड इट इज यूज्ड इन अ क्लास टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ अ क्लासेस। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। द डिस्ट्रक्टर इन सी शार्प विल इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द क्लास इंस्टेंस बिकम अनरीचेबल। जैसे ही हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल होगा ये डिस्ट्रक्टर का मेथड, जैसे ही हमारे पास क्लास का जो इंस्टेंस है वो अनरीचेबल होगा। Following are the properties of destructor in C# programming language. So these are the properties. In C#, destructor can be used only in classes and a class can contain only one destructor. ठीक है, डिस्ट्रक्टर को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, और एक क्लास कैन ओनली कंटेन वन डिस्ट्रक्टर। The destructor in class can be represented by using tilde operator. Tilde operator के साथ आप use कर सकते हैं। The destructor in C# won't accept any parameters and access modifiers. So आपके पास जो है ना तो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा डिस्ट्रक्टर और ना ही कोई एक्सेस मॉडिफायर।
The destructor will invoke automatically whenever an instance of a class is no longer needed. Automatically आपको destructor call होगा जब आपके पास जो है वो class की जो है object की further जरूरत नहीं होगी, जब उसका scope खत्म हो जाएगा. The destructor automatically invoked by garbage collector whenever the class object that no longer needed in the application. So आप automatically क्या करते हैं, destructor को call कर रहे होते हैं. Syntax क्या है, class का नाम और टिल्ड ऑपरेटर के साथ डिस्ट्रक्टर यूज करना. देखिए यहाँ पे इन्होंने अनदर मेथड यूज किया, क्लास बनाई, यूजर की एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएटेड और डिस्ट्रक्टर में प्रिंट करवा दिया एन इंस्टेंस ऑफ क्लास डिस्ट्रॉयड. एक और क्लास बनाई, मेन मेथड के अंदर डिटेल्स का मेथड कॉल कर दिया और जीसी डॉट कलेक्ट का मेथड कॉल किया एंड कंसोल डॉट रीड लाइन. सो यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट जैसी कॉल होगा ये क्या करेगा, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएटेड एंड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास डिस्ट्रॉयड. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले मेन के अंदर डिटेल्स का मेथड कॉल होगा, डिटेल के मेथड के अंदर यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ प्रिंट हो जाएगा एन इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएटेड. और इसी के थ्रू जीसी डॉट कलेक्ट क्या कर रहा है, गार्बेज कलेक्शन की अपनी क्लास का जो है वो मैंने रेफरेंस को यूज करते हुए इसका मेथड कॉल किया, दैट इज कलेक्ट. Then the garbage collector GC automatically will invoke a destructor in user class to clear the object of a class. जैसी मेथड से बाहर आएगा ये, इट मींस कि इस ऑब्जेक्ट का जो है वो लाइफ जो है वो मेरे पास खत्म हो गई, तो ये जीसी डॉट कलेक्ट का मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. लेट्स सी, हम एक काम और ये करते हैं. ठीक है, इसी क्लास को हम ठीक है, आप इस एग्जांपल को अपने पास जो लोग विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं वो अपने पास एग्जीक्यूट करके देखें, क्योंकि ये मेरे ख्याल में विजुअल स्टूडियो पे जो है वो कॉल करेगा, क्योंकि ये जो मेथड है डिस्ट्रक्टर का ये हमेशा कॉल कौन करता है, बैक एंड पे आपका कंपाइलर. तो मैं तो इसको ऑनलाइन चला रही हूँ एडिटर पे, तो जो लोग इसको विजुअल स्टूडियो पे शायद करें तो वो उनके पास ये वर्क करेगा. ठीक है, इसके लिए फिर ऐसे मेथड की भी जरूरत नहीं होगी.
ठीक है, इसको अपने पास विजुअल स्टूडियो पे रन करके देखिएगा तो आपका कंपाइलर जो है वो बैकएंड पे खुद से कॉल कर रहा होगा मेमोरी के रिस्पेक्ट से। सब कुछ कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर तो आप ना भी बनाएं तो बैकएंड पे डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है, और उसकी कॉलिंग को आप अपनी आप पे जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही होगा। ठीक है क्लास, आज यहाँ पे हमारा कोर्स जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं, एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग है या जो रह गया है। जी क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, ये हमारे पास सारे कंटेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू .NET एंड इट्स आर्किटेक्चर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो हमने पिलर्स देखे थे उसका ओवरव्यू किया था सबसे पहले, और फिर उसके बाद वन बाय वन हमने उन सारे पिलर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करके भी देखा। द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट यूजेज, क्लास कैसे बनती है और उस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, हर ऑब्जेक्ट किस तरीके से मेमोरी में हीप मेमोरी पे स्टोर होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्लास के फील्ड्स के लिए अपनी अपनी ओन वैल्यू स्टोर कर रहा होता है। एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट की जो इंस्टेंस फील्ड्स हैं उनको जब हम प्राइवेट रखेंगे, डिफरेंट जो हमने देखे थे मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जब भी हम किसी चीज को प्राइवेट कर रहे होते हैं किसी एट्रीब्यूट को, तो वी कैन यूज प्रॉपर्टीज, पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर एक्सेसिंग दोज वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास। क्रिएटिंग सम सिंपल मेथड्स फॉर रिकरिंग टास्क, मेथड्स किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग सिंपल मेथड्स फॉर रिकरिंग टास्क, जो हमारे पास रिपीटिंग टास्क होते हैं उनको कैसे हम मेथड के थ्रू यूज करवा सकते हैं, तो किस तरह क्लास में हम मेथड्स यूज कर सकते हैं। accommodated loops and decisions and methods, loops और decisions और methods में हम कैसे कॉल कर सकते हैं ये भी हमने देखा था। ये जो एक रिवीजन किया था हमने पीएफ का, कि क्लास के अंदर हम किस तरीके से मेथड्स और लूप्स और डिसीजन स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। हाउ स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, हमने स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि वो किस तरीके से डिफरेंट होती हैं इंस्टेंस मेथड और प्रॉपर्टीज से। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन क्या होती है, अचीव कैसे होती है। Then we have customized constructors. What different things can be done to constructors overloading, ठीक है। constructors पे क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, हमने constructors की different types भी देखी हैं। default constructor, parameterized constructor, copy constructor and constructor overloading भी देखी कि how can we overload the constructors। method and constructor overloading need and advantages, method और constructor overloading हम क्यों कर रहे होते हैं, उसके advantages क्या हैं। When do class have relationships, हमारे पास different relationship की types क्या क्या हो सकती हैं। inheritance, implementation of all class relationship, inheritance का हमने कुछ overview देखा था, different types of relationships। inheritance and access control, inheritance and access controls हमारे पास क्या होते हैं, different types of inheritance होती है हमारे पास, multi level और single level hierarchy, वो सब हमने देखा। एक्सेस कंट्रोल्स क्या होंगे जब हम इनहेरिटेंस में डिफरेंट मॉडिफायर्स यूज कर रहे हैं, पब्लिक यूज कर रहे हैं,
तो वो वेरिएबल इनहेरिटेंस में कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, प्राइवेट कर रहे हैं तो उनके लिए वी हैव टू क्रिएट प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर बहुत डिटेल में देखा है, डिस्ट्रक्टर तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, वो आज हमने डिस्कस कर लिया। मेथड ओवरलोडिंग कैसे होती है, मेथड ओवरलोडिंग विद इन अ क्लास होती है, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मेथड ओवरराइडिंग इज मेथड हैविंग सेम नेम सेम पैरामीटर लिस्ट बट डिफाइंड इन डिफरेंट क्लासेस, इनहेरिटेड क्लासेस, यूजिंग क्लास रिलेशंस एंड इनहेरिटेंस टुगेदर। ठीक है, हम डिफरेंट रिलेशंस और इनहेरिटेंस को कैसे यूज करके एक पूरी जो है वो मैप कर सकते हैं स्ट्रेटजी। मेकिंग एन इफेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हमारे पास क्या चीज आएंगी जो हमने पढ़ी थी, कंपोजिशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन। सो किस तरीके से हम एक इफेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बना सकते हैं जिसमें हमारे पास क्लास की इनहेरिटेंस भी हो सकती है और हमारे पास हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट डिफरेंट एसोसिएशन बिटवीन द क्लासेस एज वेल। एब्स्ट्रैक्ट और सीड क्लासेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा, पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है। स्टैटिक मींस मेथड ओवरलोडिंग एंड डायनेमिक मींस मेथड ओवरराइडिंग। ये सारा हमने बहुत डिटेल में इम्प्लीमेंट करके देखा है। इंटरफेसेस का इंट्रोडक्शन, इंटरफेसेस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया एंड ये भी देख लिया कि कैसे हम इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। सो दैट वाज द कोर्स आउटलाइन। और आई गेस हमने ये सारे ही टॉपिक कंप्लीट करनी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज आपके पास वो होती है जो थ्रू आउट सेम वैल्यू रखती हैं, जिस तरह हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जिसकी एक वैल्यू और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल होती है। इसी तरह स्टैटिक प्रॉपर्टीज में भी हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज में भी हमारे पास जो है वो एक ही वैल्यू होगी, एक ही कॉपी होगी और वो सारे ऑब्जेक्ट के उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबके लिए कॉमन होगी। तो जिस तरह एक स्टैटिक वेरिएबल होता है उसी तरह एक स्टैटिक हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, लेट्स से मैंने एक पब्लिक में इसकी एक जो है वो 6 मिनट्स रह गए, मैं इसको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोड भी हो रहा है आपके पास? ठीक है, लेट्स से इसको मैं सबको हटा देती हूँ।
ओके क्लास, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, लेट से क्लास यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस पे एक फील्ड दे दी प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, यानी कि जो नेम है वो मेरे पास स्टैटिक होगा और उसको मैंने प्राइवेट रखा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मीन्स इसको ऐसे रखते हैं, नेम सिटी, सिटी को प्राइवेट रख लेते हैं। क्लास आवाज आ रही है? ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी को मैंने जो है वो स्टैटिक रखा है। मीन प्लेट से हम इसको एज्यूम ऐसे कर रहे हैं रियल वर्ल्ड से कि मेरे पास कराची के जो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए मैं ये क्लास बना रही हूँ। सो जो नेम और सिटी है वो रिमेन सेम। ठीक है, तो हम उसको स्टैटिक रखेंगे, जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, लेट से कीट है, इकरा है, कैसबिट है, जेविस्ट है, उन सब के लिए अलग अलग नेम होंगे, बट सिटी नेम क्या होगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही सिटी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ये मीटिंग एंड होगी तो फिर हम इस मीटिंग आईडी को इसी पे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग सिटी हो गया, और फिर यहाँ पे मैंने एक और फील्ड रख ली, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। बस ये एग्जांपल देखकर फिर इवैल्यूएशन करेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में। बस ये एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी स्टैटिक प्रॉपर्टी की, और फिर उसके बाद जो है मैं इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फील्ड रखी पब्लिक स्ट्रिंग नेम के लिए, मैंने एक प्रॉपर्टी रख ली स्ट्रिंग नेम